हमारे लिए सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो रोजगार का है, वो जॉब का है। सेफ रहना है ना आपको, आप लड़कियां हैं, आपको सेफ रहना है, तो हम आपको सेफ्टी प्रोवाइड करा रहे हैं। हम आपके गेट 7:30 बजे बंद कर देंगे। सुबह 5:30 से 7:30 आप बाहर देख सकते हैं। उसके बाद आपका मन है, आपको कोई काम है, इवन अगर आपको कुछ मंगाना है, तो आप देखेंगे कि वो सेफ्टी के नाम पे आपको नहीं करने देखिए, देंगे। मुझे लगता है कि ये कोई इश्यू नहीं है एम्प्लॉयमेंट, इट्स अ कंप्लीटली बिग, इट्स अ ह्यूज नॉन इश्यू और बच्चे ऐसे ही फालतू में हल्ला कर रहे हैं। इस सरकार ने कभी भी डिफरेंशिएट नहीं किया है कि अच्छा मुस्लिम छात्र है तो इसको नौकरी नहीं देंगे, हिंदू छात्र है तो इसको नौकरी नहीं देंगे, ना, किसी को नहीं मिलेगी। किसी को भी नहीं दी है। तो एम्प्लॉयमेंट को लेके लोगों का नजरिया क्या है? खाने भर का राशन मोदी जी दे देते हैं और अगर इनकी गवर्नमेंट चली गई तो ये बंद हो जाएगा। छात्रों को और जो नौजवानों को उम्मीद है, वो दिख रहा है कि इंडिया लाइन से ज़्यादा उम्मीद देखने को मिल रही है। ये हरगिज़ ना सोचिएगा कि राम सिर्फ हिंदुओं के हैं। राम एक रोशनी है और रोशनी कभी किसी हिंदू मुस्लिम के नहीं होती, बल्कि जब सूरज निकलता है तो जितनी रोशनी एक पंडित के घर जाती है उतनी ही रोशनी एक मुसलमान मौलवी के घर भी जाती है। वेलकम टू अनदर इलेक्शन शो। आज हम लखनऊ यूनिवर्सिटी में हैं एक डिस्कशन के लिए। आई होप यू बीन कैचिंग ऑल आर रिपोर्टिंग फ्रॉम उत्तर प्रदेश। कल पिछले 2 दिन मैं रायबरेली थी, आज मैं लखनऊ में हूँ। लखनऊ यूनिवर्सिटी में हूँ जो 1800s में फाउंड हुआ था। बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, बहुत सुंदर यूनिवर्सिटी है। एंड वन ऑफ माई फेवरेट जर्नलिस्ट इज फ्रॉम हियर, विनोद मेहता, अनूप जलोटा, वेरी फेमस सिंगर। प्रेसिडेंट्स दिए हैं इस यूनिवर्सिटी और कौन कौन से एलुमनाई हैं यहाँ पे? लिटरेचर में यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यहाँ से डिलीट किया हुआ है और जो हिंदी में पहला शोध हुआ था गणपत चंद्रगुप्त वो यहाँ से थे। ग्रेट मैं एंड हिंदी डिपार्टमेंट से हूँ तो इसलिए मैंने सोचा कि हिंदी का ही बताता। ग्रेट। और हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं, डॉक्टर मेडूसा। हाय, you're in Lucknow with us chilling for some time and we thought कि चलो इनको इलेक्शन शो में बुलाते हैं। प्रोमिनेंट मोदी सपोर्टर हैं ये बिल्कुल इंटरनेट की, क्योंकि हमें बहुत मोदी जी को क्रिटिसिज्म प्रणाम। मिलता है कि हमें मोदी सपोर्टर्स को नहीं बुलाते, तो हमने सबसे वरिष्ठ मोदी Yes. सपोर्टर को बुलाया इस Thank शो you में। very much. Thank you. Thank you very Let's much. start this discussion. We have students here from different departments और इस इलेक्शन में क्या क्या मुद्दे हैं उनके लिए जो इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। लेट्स गेट स्ट्रेट इन। इस इलेक्शन में मेन इश्यूज यूथ के लिए क्या हैं? जो सबसे बड़ा मुद्दा एक आ रहा है वो एम्प्लॉयमेंट का है। रोजगार की बहुत सारी बातें की जा रही हैं और शिक्षा नीति वगैरह इन पे सब पे काफ़ी मतलब जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं वो सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है और शिक्षा नीति पे सवाल हैं। और आने वाले मतलब 5 साल को लेकर के युवा जो स्टार्टअप्स भी एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर के कहीं ना कहीं सवाल और जवाबों में स्टार्टअप्स का सबसे ज़्यादा जिक्र किया जा रहा है। स्टार्टअप्स हों और यूथ की ज़्यादा डिपेंडेंस गवर्नमेंट जॉब्स पे ही ना हो, ये आपको पर्सनली आपको लगता है ये आपके लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है? आपका वोट कहाँ पे पड़ता है? मोहनलालगंज लोकसभा में। ओके। और वहाँ के इश्यूज अगर आप बात करें एज अ वोटर फ्रॉम देयर एंड आल्सो एज अ यंग वोटर, क्या जो मेरा एरिया है वो मतलब लगभग रूरल एरिया है, तो अगर देखा जाए तो जो योजनाएं हैं वो हमारे कस्बाई क्षेत्रों तक अच्छे से पहुंच चुकी हैं जहां हम रह रहे हैं, जहां मेरा घर है। पर जहां गांव है अगर वहां देखा है तो वहां भी पक्की सड़क नहीं पहुंची, अभी वहां ईंटों का खंडा मौजूद है। यानी कि योजनाएं पहुंच रही हैं पर पहुंचने में देर लग रही है। अब उन पर काम करने की जरूरत है। रोजगार का अगर मुद्दा देखा जाए तो हमारे क्षेत्र के हिसाब से ये मुद्दा बहुत बाद में आता है। उसके पहले ये सब जो डेवलपमेंट का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात है वो वहाँ ज़्यादा आती है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काम हुआ है, अच्छा खासा काम हुआ है, पर काफ़ी हद तक देखा जाए तो बाकी अभी भी है। क्योंकि जो मेरा गाँव है वो बहुत ज़्यादा गाँव का एरिया है और जो कस्बा है वो लखनऊ और सीतापुर के बीच में पड़ता है, तो अच्छा खासा डेवलप हो चुका है। तो जो इन सब चीज़ों का अंतर है उस पे तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो और जो स्कीम्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की जिस पे बहुत बातें करेंगे और हम थोड़ा उस पर डिटेल बातें हैं, वो इम्पोर्टेंट लोगों के लिए वो मुद्दा ज़रूरी है। नमस्कार, मेरा नाम कैफ गाज़ीपुरी, मैं गाज़ीपुर से ताल्लुक़ रखता हूँ और गाज़ीपुर की सरज़मीन इस वक्त और ज़्यादा चर्चा में है, इसलिए कि अभी आपको भी खबर मिली होगी। मैं उस सरज़मीन से ताल्लुक़ रखता हूँ अभी क्यों चर्चा में है? इसलिए कि मुख्तार अंसारी जो ताल्लुक़ रखते थे गाज़ीपुर से, उनकी जेल में हाँ, मृत्यु हो गई थी। ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया उसको ना, हाँ, 1 तकरीबन महीना, उससे ज़्यादा हो चुके हैं। इस वजह से भी सोशल मीडिया और सारे न्यूज़ चैनल गाज़ीपुर को घेरे हुए हैं चारों तरफ से और इससे पहले भी गाज़ीपुर अपनी वीरता के लिए जाना जाता है। कहा जाए कि एशिया में सबसे बड़ा गाँव है गहमर, जो गाज़ीपुर में है और उस गहमर गाँव की एक ख़ास बात ये है कि उस गाँव का हर आदमी और हर घर का एक शख्स इंडियन आर्मी में है और मेरे वालिद साहब भी बीएसएफ में थे
मेरे चचा भी आर्मी में थे, मेरे गांव के कई लोग आर्मी में हैं, यानी हम शहीदों की धरती से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। वीर अब्दुल हमीद की धरती है, जिन्होंने 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान के टैंक को इस तरीके से हवा में उड़ा दिया और या यूँ कहूँ कि वो हाल कर दिया कि आज भी उसकी गूंज हर तरफ सुनाई देती है। तो तो गाजी अब ये इलेक्शन में इतना पाकिस्तान हो रहा है तो हम उस पर दोबारा आके बात करेंगे, बट पहले आप मुझे बताओ, आप कौन से डिपार्टमेंट से हैं? मैं उर्दू उर्दू डिपार्टमेंट से हूँ। डिपार्टमेंट से। और बताइए क्या बड़े मुद्दे हैं आपके लिए एज अ यंग पर्सन और ऑल्सो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को अगर आप देखें तो? जवान होने के नाते अगर हम देखेंगे तो हम देखते हैं कि हमें रोज़गार की बहुत ज़रूरत है। हम बार बार हमारे सामने न्यूज़ आती है कि इस जगह फलां बच्चे ने सुसाइड कर लिया, इस जगह एक बच्चा जो 8 साल 9 साल से तैयारी कर रहा था, उसने अपनी माँ का मंगलसूत्र रख के, बाप ने ज़मीन बेच के पढ़ाई कराई और इस उम्मीद के साथ पढ़ाई कराई कि वो सरकारी नौकरी गिरफ्त कर लेगा, सरकारी नौकरी पा लेगा, तो हो सकता है घर की जो मुश्किलें वो आसान हो जाएं। जैसे कई बच्चे थे कि जिन्होंने अभी पुलिस का एग्ज़ाम दिया था मगर उसका पर्चा लीक हो गया। पेपर तो लीक बहुत बड़ा ख़ास है। तौर से ये पेपर लीक का जो इशू है, उसके बाद आपने भी खबरें सुनी होंगी कितने बच्चों ने सुसाइड किया। तो हमारे लिए सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो जॉब्स का। रोज़गार का है, हम्म। वो जॉब का है। इसलिए कि जब जॉब रहेगी तो हमारे घर की परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। अब जब परेशानियाँ ख़त्म होंगी तभी हो सकता है कि हमारे ज़हन से तमाम ज़िम्मेदारियाँ और तमाम बोझ जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। जॉब्स 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 हर जगह। हाँ जी, मेरा नाम द्वारिका है और मेरा कानपुर देहात में वोट पड़ता है। अकबरपुर लोकसभा है मेरी। जैसा कैफ ने कहा कि युवाओं के लिए जो सबसे पहला मुद्दा है वो तो नौकरी का है। फिर पेपर लीक जिस तरह से बार बार युवाओं की मानसिकता कमज़ोर हो जा रही है कि अब हम तैयारी कर रहे हैं, 1 साल बाद पेपर देने जा रहे हैं और पेपर दे के निकल रहे हैं, पता चल रहा है कि पेपर लीक हो गया। दूसरी चीज़ ये कि युवा होने के नाते हमें अपनी तो चिंता है ही है, उसके अलावा स्त्री सुरक्षा है, तमाम तरह की चीज़ें, लोकतंत्र पर जिस तरह से बार बार बात होती है, चाहे वो अभी चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में हम देख चुके हैं कि किस तरह से चीज़ें हुई थी। स्त्री सुरक्षा सूचकांक में भारत 170 देशों में 148वें नंबर पर आता है। अगर हमें वाकई में विश्व गुरु बनना है और हम बात करते हैं कि हमें विश्व गुरु बनना है, तो सिर्फ इस तरह से तो नहीं हो सकता है, हमें तमाम इस तरह के भी मुद्दे देखने पड़ेंगे। मेरा ग्रामीण क्षेत्र है, हम गाँव में रहते हैं, तो वहाँ की किसानों की अपनी तरह की समस्याएँ हैं। अभी गेहूँ की फसल खेतों से कटी हुई है और मूँग, उड़द वगैरह दाल की खेती हो रही है। तो तमाम जो छुट्टा जानवर हैं, ये खेतों में पूरी रात किसानों को जाग कर रखवाली करनी पड़ती है। तो वो बहुत बड़ी समस्या है वाकई में कि आपने सारी चीज़ें बंद कर दी हैं तो आपको कुछ ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि वो सीधे किसानों को नुकसान ना पहुंचाए। तो और लाइट की दिक्कत, मतलब हाँ, पहले से अच्छी लाइट आ रही है लेकिन फिर भी अभी उतनी ज़रूरत जितनी किसानों को ज़रूरत है खेतों में पानी वगैरह लगाने के लिए। आप कहते हैं कि हम किसानों की आय दोगुनी कर रहे हैं, अगर किसानों की आय दोगुनी करनी है तो उनको इस तरह के तमाम तरह के संसाधन देने पड़ेंगे ताकि वो अपने खेतों में और ज़्यादा पैदावार कर सकें। तो ये भी एक वहाँ की समस्या है। छुट्टा जानवर एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज अभी मैं रायबरेली से आई थी तो वहाँ भी जहाँ हम जिन जिन ग्रामीण क्षेत्रों में गए, वो सबसे बड़ा इशू लोगों ने यही बोला कि हम पूरी रात जी, जाग वो के किसानों पर हाँ हाँ। एक्सीडेंट हो रहा है और हाँ। किसानों पर दोगुनी तिगनी मेहनत। पूरी रात पहले किसान निगरानी पूरी करनी रात पड़ती है। जग के पानी लगाता था, तो चलिए आपको गेहूं में 4 पानी लगाने, यानी हम 4 रात 5 रात जगेंगे। अब हमें वो 4 महीने की फसल में 4 महीने रात में जगना है, हमें उनको जानवरों से खेतों की सुरक्षा करनी है। और उसमें फिर तमाम तरह से जंगली जानवर हैं, वो कभी हमला कर देते हैं और जो असुरक्षा का है वो तो है ही, तो बड़ी दिक्कत है। इश्यूज सबसे पहला इशू जो मतलब रोजगार का आता है छात्रों को लेकर के, लेकिन हम देखें कि रोजगार पाने के लिए जो चीज़ हमें चाहिए, शिक्षा, क्या वो हर एक इंसान को मिल पा रही है? कि हम देखते हैं कि जो विश्वविद्यालय हैं जहाँ पे मतलब एक डेटा है जिसमें सुना जाता है कि विश्वविद्यालय में सिर्फ 15% लोग ही आ पाते हैं। तो क्या वो जो शिक्षा, जो रोजगार की हम बात करते हैं उसको पाने के लिए कि सिर्फ 15% लोग ही एलिजिबल हैं? हमारे देश में क्या ऐसी शिक्षा, इतनी शिक्षा सस्ती नहीं होनी चाहिए कि सारे लोग उसको अफोर्ड कर पाएँ। नई शिक्षा नीति जो लेकर के आए उसमें उन्होंने सेल्फ फाइनेंस के कोर्सों में इजाफा किया और रेगुलर के कोर्स बढ़ा दिए। जो सर रेगुलर की फीस 7,000 होती है, यहाँ यूनिवर्सिटी जो मतलब एमकॉम का फीस जो रेगुलर का 7,000 है और सेल्फ फाइनेंस का 17,000 है। और सेल्फ फाइनेंस की सीटें मान लिया 120 और रेगुलर की 60 है। तो अभी जो नई शिक्षा नीति के बाद ये हुआ है कि रेगुलर की सीटें कम करना और सेल्फ फाइनेंस की बढ़ाना, तो मतलब ये कि एक कॉर्पोरेट के हाथों में जो जिनके पास पैसा है सिर्फ वहीं पढ़ पाए, इस तरीके की नीति जो नई शिक्षा नीति है उस पे जो बढ़ावा किया जाता है। और लखनऊ विश्वविद्यालय जो पहला विश्वविद्यालय था जिसने उसको लागू किया था, जिसके पास ना इंफ्रास्ट्रक्चर था जो मतलब कर सके, पढ़ा सके लोगों को, जिसमें कहते हैं कि हम आपको एक कोर्स और देंगे, वोकेशनल कोर्स, मतलब 3 कोर्स अभी तक जैसे ग्रेजुएशन में होते हैं, उसके अलावा एक और जो होता है वोकेशनल, 4 सब्जेक्ट पढ़ेंगे आप। वोकेशनल में अगर हम कुछ भी पढ़ना चाहें, लेकिन हमारे पास टीचर आपके पास हैं क्या जो आप पढ़ाने का, हमें सीखना है, मान लिया कि कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन पढ़ना है, लेकिन आप कहते हैं कि आपके फैकल्टी में पढ़ाने के लिए है ही नहीं वो।
तो एजुकेशन का स्तर एक्सपेंसिव होता जा रहा है और क्या हमको प्रिपेयर भी कर रहा है एजुकेशन की हमें जॉब्स मिले? तो आई विल कम टू यू डॉक्टर मुनीसा फर्स्ट, विल जस्ट क्विकली लेट्स गो टू द वुमेन इश्यूज। हाँ। सबसे बड़ा इशू जो मुझे लगता है अभी है महिला सुरक्षा का। ओके, बट डोंट यू फील सेफर इन यूपी बिकॉज वी हर्ड योगी आदित्यनाथ हैज रियली क्रैक डाउन ऑन लॉ एंड ऑर्डर? और बिल्कुल नहीं, आप 2 बजे रात बिल्कुल बजे भी नहीं, मैं बिल्कुल एग्री नहीं करूंगी इस चीज से, क्योंकि अगर मैं रात में 2 बजे या 3 बजे कभी मेरा घूमने का मन कर रहा है, तो आप पहले बाहर निकलेंगे, आप देखेंगे कि अंधेरा है। उसके बाद आप ये नहीं सोचेंगे कि आपको कुत्ता काट लेगा। आप ये देखेंगे कि कोई है तो नहीं गली में, कोई आदमी तो नहीं खड़ा है। और इस तरीके की घटनाएं आप देख लीजिए कितनी सामने है हमारे। हमने उन्नाव का केस देखा, हमने हाथरस का केस देखा। उसके अलावा हम देखेंगे कि विमेन सेफ्टी की हम बात करते हैं, सरकार बात करती है, सब बात करते हैं, लेकिन किस तरीके की सेफ्टी? कि अब मैं यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो लड़कियों का जो हॉस्टल का गेट है 7:30 बजे बंद कर देने की, ये पोस्ट इसको ग्रेजुएट जी, जी, स्टूडेंट्स हैं, जी। सो ये आप इसको लगभग सेफ्टी क्या उम्र होगी? कहेंगे? 21 के अबव ही होंगी सारी ना बिल्कुल, लड़कियां? बिल्कुल। सो 7:30 7:30 लास्ट। हाँ। आप उसके बाद सेफ रहना है ना आपको, आप लड़कियां हैं, आपको सेफ रहना है। तो आप तो हम आपको सेफ्टी प्रोवाइड करा रहे हैं। हम आपके गेट 7:30 बजे बंद कर देंगे, सुबह 5:30 से 7:30 आप बाहर देख सकते हैं। उसके बाद आपका मन है, आपको कोई काम है, इवन अगर आपको कुछ मंगाना है, तो आप देखेंगे कि वो सेफ्टी के नाम पे आपको नहीं करने सेफ्टी देंगे इज एन वो। इशू। आई फाइंड दिस वेरी फ्रस्ट्रेटिंग एक्चुअली कि मतलब 21 ईयर ओल्ड विमेन एंड अबव 7:30 बजे मतलब आप घर आ जाओ, तो ये बहुत मुझे Exactly. कोई भी ऐसी डेवलप कंट्री में ऐसा नहीं होता होगा कि आप लड़कियों पे ऐसे कर्फ्यू लगाएं। बट प्लीज गो अहेड। जो सबसे पहला मुद्दा ऐसा कि अभी सब लोगों ने बात किया, रोजगार पर बात किया, शिक्षा पर बात किया, उसमें एक स्वास्थ्य भी आता है कि किस तरीके से हमको कि जो एक बेसिक नीड्स होती हैं, एक फंडामेंटल जो होता है कि हमें शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए और स्वास्थ्य चाहिए। इस सरकार में ना हमको शिक्षा मिली अच्छी, और जिस तरीके से सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज बढ़े, लगातार हमारी फीस वृद्धि हो रही है। देखा कि हमने जेएनयू में देखा, हमने इलाहाबाद में देखा 400% फीस वृद्धि हुआ है इस कैंपसेस में, और एलयू में हमने देखा कि इसका माध्यम दूसरा किया गया, सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज बढ़ाए गए। मैं अभी एनईपी का स्टूडेंट हूँ और एनईपी में लगातार सेल्फ फाइनेंस कोर्स को बढ़ाया जा रहा है और रेगुलर कोर्स को घटाया जा रहा है। और उसमें क्या हो रहा है, जो एक निचला तबका का लोग है वो कैंपस में नहीं पहुंच पा रहा है। मतलब जिसके पास पैसा है उसको ही इस यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने का प्रिविलेज मिल रहा है। तो इसमें सबसे बड़ा दिक्कत है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज बढ़े हैं, जो भी साथी नहीं बताया। दूसरा रोजगार का मुद्दा है। इस पूरे मोदी सरकार के 10 सालों में उन्होंने बोला कि हमको 2 करोड़ रोजगार हमको प्रोवाइड कराएंगे। पूरा डेटा आता है, उसमें हमको मिलते हैं सिर्फ 8 लाख रोजगार मिला है। तो ये किस तरीके का आपका जुमलेबाजी है? मैं यूनिवर्सिटी यूथ को लेके कुछ कहना चाहूँगा, जिस पे मैं बात कर रहा हूँ कि एक आज़ादी को लेके, जो कि स्टूडेंट यूनिवर्सिटी तक हम लोग को पहुँचते पहुँचते भी हमें वो आज़ादी नहीं, जो सिस्टम हमको घेर रखा है यूनिवर्सिटीज़ का हो या हमारे जो बड़े पदाधिकारी हैं, जो स्टूडेंट को एक अकेले स्टूडेंट को उस ऐसे देखते हैं कि जैसे वो कुछ है नहीं। अगर एक स्टूडेंट अकेला है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और धीरे-धीरे जो बात रखनी है हम लोग को रोज़गार की हो गई या कुछ किसी भी चीज़ को लेके अगर हमें कमी महसूस हो रही है, तो वो हम अगर बात करते हैं, अगर बात करना चाहें तो कोई अकेला नहीं कह सकता है, क्योंकि सिस्टम इतना दबा रखा गया है। हम कहीं-कहीं चुपके से बात करते हैं, आपस में बैठ के डिस्कशन कर लेते हैं, और इस तरीके की जो आज़ादी है जो छीनी जा रही है हमसे धीरे-धीरे, पता नहीं क्या सिस्टम बनता चला जा रहा है। कोई भी डिस्कशंस निर्णय का जी। स्पेस यूनिवर्सिटी में बात करने का जी, जी, स्पेस बात में आपको करने लग रहा है का सिकुड़ता जा रहा है? सिकुड़ता जा रहा है। एक चीज़ है मैं बोलना डेफिनेटली चाहूँगी टू माय फ्रेंड, जैसे उन्होंने बोला कि वुमेन सेफ्टी, तो रैदर देन ब्लेमिंग द गवर्नमेंट आई फील दैट कि हम लोग के यूनिवर्सिटी में जो मेंबर्स हैं उन लोगों का गलती है ये, बिकॉज ये मेरे साथ हुआ है, बिकॉज आई एम अ स्टूडेंट फ्रॉम स्कल्पचर। तो हम लोगों को भट्टी फायरिंग लाइक मेरा ब्रोंच है स्पेशलाइजेशन, सो वहाँ पे वी नीड 36 आवर फॉर द फायरिंग प्रोसेस। ओके, सो एनीवे तो प्रॉब्लम इज़ कि हम लोगों को जब कुछ काम करना होता है, जो भी होता है ऐसे, तो लाइक हम लोगों को सरकार ने तो आके बोला नहीं है ना कि आप इतना टाइम तक काम नहीं कर सकते वगैरह वगैरह। इट इज़ आवर यूनिवर्सिटीज़ या फिर रैदर देन आवर डिपार्टमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम लोगों को वो सेफ्टी दे। ओके, बिकॉज जितना मैंने देखा है कि गवर्नमेंट के लिए जैसे पिंक बूथ है बहुत जगह पे है, लाइक आई थिंक आप लोग जाते हैं कब, मतलब आपको उससे सेफ फील होता है कि पिंक आई बूथ हैव आसपास काफी हैं? मैंने बहुत उत्तर देखा है। प्रदेश में, इनफैक्ट हाँ। एक्चुअली आई एम फ्रॉम बंगाल, ओके, हाँ। फ्रॉम कोलकाता। तो वहाँ पे जो सिस्टम है ना, मैंने यहाँ पे क्लीनलीनेस तो काफ़ी है यहाँ से रैदर देन दिल्ली एंड कोलकाता। एंड अच्छा, आई you would थिंक say Lucknow is सेफ्टी, cleaner than Delhi and Kolkata? या Okay.
Literally, I'm हाँ. saying this because I have Very traveled interesting. Delhi and Kolkata, तो of course it's my home. हाँ. But Delhi में तो बहुत कचरा का problem है. Everywhere, like But 100 you were meter saying जाएंगे. that pink booths, Yeah, you feel safety, safer. yeah, You feel exactly. safe when It you is- see an yeah, infrastructure Exactly. जहाँ पे लिखा That है is safe. women In can. fact, when I travel train में तो always एक constable, woman constable आते हैं कि आप इस नंबर पे if you face any type of issues और आपको secure feel ना हो, then you just call me on ये that उत्तर number. प्रदेश में Yeah. आपका एक्सपीरियंस रहा है. Personally हर always like हर I think 3 to 4 months I travel, तो हमेशा मेरे साथ ये हुआ है. So safety के लिए rather than I feel that department or university should take care of Take that. care of. Okay, so that's very interesting, I think, because एक चीज़ है कि अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अगर आपको पुलिस दिखे आसपास या ऑफिसर्स दिखे, तो एक साइकोलॉजिकली यू फील सेफर. नमस्कार, मैं आरपी जायसवाल और मैं इस वक्त लखनऊ विश्वविद्यालय में स्नातक का छात्र हूँ और मेरा गृह जनपद अमेठी से है। ओह, वहाँ तो बहुत बड़ी बैटल हो रही है. हाँ जी। स्मृति, कौन जीतेगा? अपना प्रेडिक्शन दो. और मेरा प्रेडिक्शन है, मैं फर्स्ट टाइम वोटर भी हूँ, तो मैं 19 तारीख को अमेठी पहुँच के सबसे पहले इंडिया अलायंस को जिताने की कोशिश करूँगा। अच्छा, वी डिडंट नो हु यू वांटेड टू वोट, बट आपके आसपास जो घर में बातें क्या चल रही हैं? कि स्मृति ईरानी अच्छी है या वहाँ के जो एक्चुअली हमने पिछले जो 5 सालों में स्मृति ईरानी जी की राजनीति देखी अमेठी में, वो सिर्फ एक बदले की भावना, जो हाँ. राहुल गांधी का नाम लेके अपना कद बढ़ाने वाला काम उन्होंने किया है, उस चीज़ से मेरे ख्याल से जनता ऊब गई है। हाँ. इस चीज़ का मलाल बहुत था लोगों में कि राहुल गांधी ने वहाँ से चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन अगर उनका ये राजनीतिक डिसीजन है तो हम इसका सम्मान करते के हैं। शर्मा लेकिन बहुत पुराने हैं वहाँ जी, पे, लोग जानते हैं उनको. हाँ, के एल शर्मा को मेरे ख्याल से, मेरे खुद भी कांग्रेस परिवार जो मेरा कांग्रेस से लंबे समय से जुड़ा रहा है, तो मेरे जो सदस्य हैं घर के, वो लगभग लोग के एल शर्मा को जानते हैं। और जब मैंने भी नाम सुना, तो जो कि मैं इतना नहीं एक्टिव रहता घर में, तो मुझे पता चला कि वो लड़ रहे हैं, मुझे पता चला कि हाँ, वो जानता था मैं उनको। तो उम्मीद है कि मतलब वो एज अ कार्यकर्ता काफ़ी अच्छी उनकी पकड़ है अमेठी की लेकिन गली। आप अपने नेबरहुड में किसी को जानते हैं जिन्होंने पहले भाजपा को दिया हो, या अब सोच रहे हैं कि नहीं? नेबरहुड में क्या बात करें, या हम आप सब घर में ही बात पुराने करते हैं। कांग्रेसी सपोर्टर हैं सारे? 19 में नहीं कर सकते, 14 में हमारे घर वालों ने भी आधे से ज़्यादा संख्या में लोगों ने भाजपा को वोट दिया, उम्मीदों के साथ दिया था वोट कि कुछ बदलाव अमेठी में आएगा। लेकिन मैं खुद भी वहीं से पढ़ा हूँ, मैं एचएल से पढ़ा हूँ। एचएल राजीव गांधी ने लाया था अमेठी में, और बगल में ही अभी वहाँ पे AK-203 जो गन फैक्ट्री है वो भी लगाई गई, और जितने भी जो बड़े कारखाने इसमें अमेठी में काम कर रहे हैं, वो सही तौर पे तो गांधी परिवार की ही देन है। अच्छा, क्विकली आपका इशू अमेठी में, या एज ए यूथ अगर जो भी आप बोलना चाहें? एज ए यूथ तो मेरा सबसे बड़ा मुद्दा भी शिक्षा का है, क्योंकि मैं यहाँ लखनऊ विश्वविद्यालय में, लखनऊ विश्वविद्यालय प्रदेश का सबसे पहला विश्वविद्यालय था जिसने नई शिक्षा नीति लागू की, और मैं बहुत खफा हुआ हूँ क्योंकि 3 साल हमको नई शिक्षा नीति के नाम पे पढ़ाया गया, और अभी लास्ट 6 सेमेस्टर में हमसे बोला गया कि जिनके 75% एबव मार्क्स आएंगे वही 4th ईयर कर पाएंगे। तो ये बड़ा अजीब लगा कि अगर हम 3 साल जब हमको ये बोल के पढ़ाया गया कि हम NEP में पढ़ेंगे, तो 75% का क्लॉज लाने का क्या मतलब है? मेरा नाम भूल मिश्रा है। मैं प्राचीन भारत इतिहास एवं पुरातत्व विभाग का छात्र हूँ, 4th सेमेस्टर। मैं गोंडा से बिलोंग करता हूँ, तो मैं सबसे ज़्यादा खुशी हूँ कि मेरा पहला वोट है। ओह ग्रेट। तो हाँ, और क्या सोच के आप पहला वोट देने वाले हैं? ये मैं चाहता हूँ कि जैसे द्वारका जी ने अभी बताया, सांड का हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा महत्व है। हाँ। सांड और ये शिक्षा। हाँ। तो सांड एंड शिक्षा। हाँ, हम लोग यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं? शिक्षा के लिए पढ़े, बेरोजगार हम लोग को मिले, मतलब नौकरी मिले। हमारे घर वाले इसलिए हमको यहाँ भेज दिए हैं कि हमको रोजगार मिले। तो मैं यही चाहूँगा कि चाहे जो सरकार हो, रोजगार शिक्षा पे जरूर बात करें। रोजगार, ओके। तो डॉक्टर मेडुसा, लेट्स क्विकली कम टू यू। वन थिंग इज कि जहाँ भी हम ट्रैवल कर रहे हैं, स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटीज़, अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत इशू है। इस इलेक्शन में भर के लोग बोल रहे हैं, लेकिन इन योर असेसमेंट, सो आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू, बिकॉज आप भी इंटरैक्ट करती हैं यंग लोगों से, ये कितना बड़ा इशू है जो हावी है लोगों के इस इलेक्शन में? और दूसरा मैं पूछना चाहती थी कि क्या लोगों का, व्हेन यू टॉक टू यंग स्टूडेंट्स स्पेशली, लोगों का एक्सपेक्टेशन ये है कि मोदी सरकार ही इस पे ध्यान दे अगले कार्यकाल में, या लोग नाराज़ हैं कि इन्होंने काम नहीं करा और बदलाव चाहिए? क्योंकि इससे डिसाइड होगा कि किसके चांसेस अच्छे हैं इस इलेक्शन में।
देखिए, मुझे लगता है कि ये कोई इशू नहीं है एम्प्लॉयमेंट, इट्स अ कम्प्लीटली बिग, इट्स अ ह्यूज नॉन इशू, और बच्चे ऐसे ही फालतू में हल्ला कर रहे हैं क्योंकि देखिए, जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे अभिभावक होते हैं, अभिभावक कभी कभी आपसे हमेशा प्यार करते हैं ऑब्वियसली, लेकिन वो कभी कभी आपको मारते भी हैं, डांटते भी हैं, थोड़ा सा टाइट भी करते हैं, ताकि क्या क्यों क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप जिंदगी में अपने अच्छा करें। तो इसीलिए जब बच्चा अपने पढ़ाई लिखाई के बाद 1 साल बेरोजगार रहता है, 2 साल बेरोजगार रहता है, तो उसमें एक मेहनत करने की जो है इच्छा, मतलब एक प्रैक्टिस, एक डिसिप्लिन आता है मेहनत करने का। तो और अगर ये मेहनत आप नहीं करते, अगर मान लीजिए आप एग्जामिनेशन आपने क्रैक किया और आपको ग्रेजुएशन के बाद ही आपकी नौकरी लग गई, तो देन तो आप सीखोगे ही नहीं कुछ। सीखोगे कैसे आप? लाइक हाउ विल यू ट्राई एंड लिव लाइफ? आप अगर नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं तो आप काम में बिजी रहेंगे, आप दोस्ती कैसे बढ़ाएंगे किसी महिला मित्र से या किसी दूसरी किसी पुरुष मित्र से या महिला मित्र से आप दोस्ती कैसे बढ़ाएंगे? आपकी जिंदगी में रोमांस कैसे आएगा? सो मुझे ऐसा लगता है कि जो मोदी जी हैं, हमारे देश के अभिभावक है जैसे हम जानते हैं, तो उनका ये रोल रहा है हमारे यूथ के लाइफ में कि उन्होंने उनको इतने समय तक बेरोजगार रखा है, ताकि जैसे 14 साल का था जो बच्चा 2014 में, आज की डेट में 24 का है, 21 साल में उसने ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट कर ली, ये 3 साल उसने बेरोजगारी में उसने देखे, उसके पिछले सालों में 70 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। देखिए कितना एक सेक्युलर उनका एक आउटलुक रहा है कि उन्होंने कभी भी इस सरकार ने कभी भी डिफरेंशिएट नहीं किया है कि अच्छा मुस्लिम छात्र है तो इसको नौकरी नहीं देंगे, हिंदू छात्र है तो इसको नौकरी नहीं देंगे, किसी को नहीं मिलेगी। किसी को भी नहीं दी है। वेरी इट इज अ वेरी इगैलिटेरियन एंड वेरी सेक्युलर आउटलुक जो उनका रहा है, एवरीवन नॉट हमने जस्ट कहा था कि ये और ऐसा भी बहुत नहीं है। वरिष्ठ मोदी यस आई सपोर्टर एम हैं। लाइक देखिए देखो कला होती है, इस चीज को वो करना पड़ता है, होन करना पड़ता है। जैसे उन्होंने बहुत सेक्युलर रहे हैं, बहुत एंटी कास्ट रहे हैं, ब्राह्मण है उसको भी नौकरी नहीं है, जो दलित है उसको भी नौकरी नहीं है, आदिवासी है उनको भी नौकरी नहीं है, एवरीबडी नोबडी हैज नौकरी, ओके। So he is trying to empower all of these young people equally, and I think it's a wonderful thing that he is doing. तो मुझे ऐसा ही लगता है जब भी मैं स्टूडेंट से बात करती हूँ कि मैम पेपर देने गए थे हम लोग, RO वाला लीक हो गया, या फिर ये पेपर देने गए थे हम लोग कांस्टेबल वाला, भर्ती वाला, ये लीक हो गया। सो जब ये सब ऐसे बातें करते हैं ना, तो मुझे लगता है नहीं देखो, कोई भी परसिवियरेंस, वी नो अबाउट परसिवियरेंस, कोई भी काम बार बार अगर आप करते हैं तो इट ऑलवेज इज बेटर, यू बिकम परफेक्ट। सो आप जॉब हंट में अपने परफेक्ट हो जाते हैं। सो इट्स अ वंडरफुल थिंग, आई थिंक सो। तो बेसिकली मोदी जी हमारे लिए बहुत काम कर रहे हैं और हमें ग्रेटफुल होना चाहिए इसके लिए। बिल्कुल होना चाहिए। हमको Now- लगता है मुझे लगता है कि ऑल इन ऑल वी आर अ वेरी एहसान फरामोश नेशन। वी शुड हैव लाइक लॉट्स ऑफ एहसान, हमें उनका मानना पड़ेगा कि उन्होंने हमें इस तरीके से एक नई सोच प्रदान की है। कितना क्लिप करते रहेंगे आप? बहुत सीरियस इंटरवेंशन के बाद मजाकिया इंटरवेंशन करते हैं ये लोग बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या हो रहा है इस शो में। बट एनीवन कैन आंसर दिस क्वेश्चन। क्या क्योंकि आप लोग अपनी बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन आपके बहुत फ्रेंड्स भी हैं, फैमिली भी हैं, सब लोग बातें करते हैं इलेक्शंस के बारे में कि मोदी सरकार ने अच्छा काम किया नहीं किया पिछले 10 साल। तो एम्प्लॉयमेंट को लेके लोगों का नजरिया क्या है जो आप सुनते हैं? क्या लोग मानते हैं कि मोदी ही इसको ठीक करेगा थर्ड टर्म में, या ज़्यादा स्टूडेंट्स को लगता है कि नहीं अब हमें बदलाव चाहिए, या जो कोई और विपक्षी पार्टी जो बोल रही है वो हमें बेटर लग रहा है? अभी जैसा कि मैम ने बताया, अभिभावक बताया, तो अभिभावक की जिम्मेदारी ये होती है कि अभिभावक वही बनता है कि जो सबकी कह सकते हैं कि परवरिश का जिम्मा ले। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी के 10 बच्चे हैं और जिसके 10 बच्चे हैं उसके पास सारी चीज़ करने की ताकत उसके पास है, और फिर भी वो चाह रहा है कि मैं चाहता हूँ कि मैं 10 बच्चे जितने हैं सब भूखे रहेंगे। अगर रमेश भूखा है तो रहीम भी भूखा रहेगा, और अगर रहीम भूखा है तो उसके जितने भाई हैं सब भूखे रहेंगे। ये तो कह सकते हैं, ये तो एक तरीके का जुल्म शायद होता है। जैसा कि अभी भी मैम ने कहा कि बेरोजगारी अगर है हमारे अंदर तो वो हमसे मेहनत करवाना चाह रहे हैं। लेकिन जब आप कॉन्वर्सेशन सुनते हैं तो लोगों का क्या मानना है? मतलब वो इसको मोदी सरकार की गलती मानते हैं या मानते हैं कि ठीक है ये नहीं कर पाए लेकिन यही करेंगे? क्योंकि ये भी बहुत सेंटिमेंट होता है लोगों में। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम चांद की तरफ देखते हैं तो हमें रोशनी दिखाई देती है, मगर जब और ज्यादा गौर से देखते हैं तो उसमें धब्बे भी दिखाई देते हैं। तो जो चांद की तरफ देख रहे हैं वो रोशनी देख रहे हैं, मगर जो गौर से देख रहे हैं वो रोशनी भी देख रहे हैं और धब्बा भी देख रहे हैं। तो मोदी सरकार ने जो 10 साल अपनी रोशनी बिखेरी है, उस रोशनी में हमें बहुत सारे धब्बे दिखाई दे रहे हैं
कि जिस धब्बे में हमें बेरोजगारी का भी धब्बा दिखाई दे रहा है और इस धब्बे में हमें कह सकते हैं कि इलिटरेसी भी बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एक सटायर हो गया, एक पोएट्री होगी, अब मुझे रियल वो चाहिए। एक बात मैं बात ही कहना चाहूँगा। अभी जैसे यहाँ पे डबल इंजन की सरकार है, मतलब एक तो सेंट्रल में भी और स्टेट में भी। अभी जब स्टेट का 2022 में जो चुनाव हुआ था, उसका बात मैं बताना चाहूँगा कि उस समय मतलब 5 लाख रोज़गार 5 लाख रोज़गार पर ईयर का बात था। मतलब 4 साल मतलब 20 लाख रोज़गार। और उसके बाद एक जो एडवर्टाइज़मेंट जो मोदी सरकार करती है अपना, मतलब कि ऐसा दिखाना कि हमने बहुत काम किया है। मतलब 7 लाख, साढ़े 7 लाख रोज़गार का जो उन्होंने पोस्टर लगाया पूरे लखनऊ शहर, मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में। और एक बात उस पे ये भी है कि उसका जो फंड था, वो एक न्यूज़ आया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ फंड से उन्होंने 479 करोड़ रुपए लिए अपने एडवर्टाइज़मेंट को करने के लिए यूपी में चुनाव में। एक बात वो भी है, लेकिन जो मैं कहना चाहता हूँ ये कि जो उन्होंने साढ़े 7 लाख नौकरियों का जो उन्होंने दिया ब्यौरा, उसमें पारदर्शिता कहाँ पे है? मैं एक रियल एक्सपीरियंस बताऊँगा कि मेरे एक जानने वाले बड़े भैया हैं, तो उन्होंने अपना एक कोचिंग सेंटर खोला। उसके बाद उनकी नौकरी लगी संविदा पे, और संविदा उस समय कहा था कि 5 साल के बाद आप परमानेंट होंगे, तब तक आप ऐसे टेम्परेरी रहेंगे। वो अपना कोचिंग सेंटर बंद करके गए संविदा पे नौकरी करने, और उसके बाद परमानेंट नहीं हो पाए, 1 साल के बाद वापस आ गए। उनका कोचिंग सेंटर भी बंद हो गया, उनका नौकरी भी बंद हो गया। तो हम देख रहे हैं कि 7.5 लाख में कितने मतलब तो आप कह रहे हो टेम्परेरी आप डबल रख इंजन रहे हैं। सरकार का भी काम नहीं चला यहाँ पे, ये मतलब एक फैक्टर है लोगों के लिए। मतलब वही कि टेम्परेरी जॉब्स भी दे करके वो पारदर्शिता नहीं उनमें है। अभी ये जो सारी चीजें बात हुई है वो ये है कि मतलब लोग उनको वोट क्यों ना करें, मतलब क्यों ना करें इसलिए। लेकिन अब जब हम अपने इधर के ग्रामीण क्षेत्रों में चीजें देखते हैं तो लोग वहाँ, आज जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, सुबह वोट डाल के आया था। आज कानपुर देहात में उन्नाव तक यहाँ तक आज मतदान हो रहा है, हम लोगों को यहाँ इस समय वोट पड़ रहे हैं। तो गाँव में लोग मोदी सरकार को लोग ग्रामीण क्षेत्र में वोट क्यों करेंगे या कर रहे हैं? क्योंकि पहले कहा जाता था कि ऊपर से 3 या 4 मूंगफली के दाने चलते हैं और जनता तक एक पहुंचता है, क्योंकि इतने बिचौलिए बीच में लगे हुए थे। इस गवर्नमेंट की 2 छोटी-छोटी स्कीम थी, हालांकि वो लेकिन आम जनता पर उसका बहुत व्यापक असर है, और इसको मुझे लगता है कि जो इंडिया अलायंस है या और तमाम तरह के जो लोग हैं वो इसको पता नहीं किस तरह से देख रहे हैं, समझ भी रहे हैं कि नहीं। एक जो है वो किसानों के खातों में सीधे राशि पहुंचना। माना कि वो बहुत छोटी राशि है, वर्ष में 6,000 रुपए, लेकिन 500 रुपए अगर महीने गांव में एक किसान के पास पहुंच जाते हैं तो वो सोचता है कि चलो कम से कम सप्ताह में 4 बाजारें होती हैं, हम 100 रुपए की सब्जी ले आएंगे तो 500 रुपए मेरे लिए पर्याप्त है। दूसरी बात, इस चीज को अलग तरह से क्रिटिसाइज किया जा सकता है कि इतनी बड़ी जनसंख्या को देश में फ्री में राशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। ये हम लोग बैठ के सोच सकते हैं यहाँ कि ये चीज सही है या गलत है। तमाम तरह से जो इतना राशन दिया गया कोविड के समय में, फिर अभी डबल किया गया, लेकिन गाँव में आप महिलाओं से बात करिए। हम अपने आस पड़ोस में गांव में जाते हैं, महिलाओं सब चाची भाभी लोग बैठती हैं, बात करती हैं, तो उनको लगता है कि कुछ खेत से हुआ जा रहा है और खाने भर का राशन मोदी जी दे देते हैं, और अगर इनकी गवर्नमेंट चली गई तो ये बंद हो जाएगा। ये 2 ऐसी योजनाएं हैं जो बहुत व्यापक स्तर पर जिन्होंने महिलाओं को छुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे स्त्री सुरक्षा का मुद्दा, जब अभी बातचीत शुरू हुई थी तब भी मैंने बताया था कि भारत 148वें नंबर पर है। सारी चीजें ये सही हैं, लेकिन गांव में महिलाएं क्योंकि इसलिए उसमें घरेलू हिंसा गांव में ज्यादा है। बाहर इस तरह इसलिए चीजें नहीं क्योंकि उनको बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है, वो एक अलग चीज है। लेकिन उनको लगता है कि ये गवर्नमेंट सिलेंडर भराते हैं घर के लोग और वो खाते में कुछ 200-300 रुपए सब्सिडी आ जाती है, तो उनको लगता है कि चलो कुछ बच के आया जा रहा है वापस। हाँ। अनाज मिला जा रहा है। तो शिक्षा की इसका सिक्योरिटी से क्या लेना, मतलब सिक्योरिटी भी आपको लगता है? सिक्योरिटी गांव की महिलाओं को लगता है कि ये मुद्दा अच्छा, नहीं है उनके लिए। अच्छा, उनके लिए समझ महिला गई। सुरक्षा इस हाँ, तरह से मुद्दा नहीं है। यहाँ पे हाँ, समझ में आती हैं चीजें, लेकिन हाँ। उनको लगता है, और वो जाहिर सी बात है क्योंकि उनको बाहर निकलना नहीं पड़ रहा है, निकलने नहीं दिया जा रहा है, इसलिए चीजें। लेकिन उनको जो चीज सीधे प्रभावित करती है वो यही है कि खाते में सीधे पैसे आ जाते हैं और उनको राशन मिल जाता है, और अभी बीच में सिलेंडर भी फ्री मिल गया था, तो उनको लगता है कि उनकी गृहस्थी ठीक चल और रही है। गांव के युवा जो हैं, जो थोड़ा बाहर जा रहे हैं, जो इंटरनेट भी देखते हैं, जिनके एस्पिरेशंस हैं, वो शायद खुश हैं कि चलो घर में आ रहा है स्कीम पे, लेकिन उनके और भी बड़े एस्पिरेशन, वो किस तरह से देखते हैं? इंटरनेट बड़ी दोधारी तलवार है दरअसल। एक तो उसने जहाँ लोगों को जागरूक किया है वहाँ कई तरीकों से पथभ्रष्ट भी कर दिया है। लोग रील्स देख रहे हैं, तमाम तरह की चीजें देख रहे हैं। अब हम सोचें कि सारे लोग इसी तरह के कुछ न्यूज क्लिक कर रहे होंगे तो बड़ा कम होता है गाँव में लोगों में। दरअसल गाँव में सबसे बड़ी समस्या ये है कि शिक्षा व्यवस्था जो है वो बहुत कमजोर है। चाहे जो सरकारी स्कूल हैं या प्राइवेट स्कूल हैं, वो फीस तो ले रहे हैं लेकिन उस तरह से चीजें नहीं है वहाँ। जो सरकारी स्कूल हैं उनके यहाँ पे मतलब
बहुत ही मैं क्षमा के साथ ये कहना है कि शिक्षक पढ़ाना नहीं चाहता है, या वो शायद उसको इस तरह से इतने अन्य काम दे दिए गए, भैया जनगणना भी आपको करनी है, आपको वोट भी डलवाना है, हर चीज आपको करनी है, तब सर्वे कोई हो रहा है उसमें भी टीचर जा रहा है, तो वो उस तरह के हो गए हैं कि उतनी शिक्षा नहीं है गाँव में। तो वो जब हम लोगों का बेस ही गाँव से कमजोर हुआ जा रहा है, तो 100 में कोई 1 बच्चा 2 बच्चा उसने 12th कर लिया, उसके बाद वो यूनिवर्सिटी आ गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी आ गया, पढ़ लिया। साम्यवाद और मार्क्सवाद और समाजवाद, दक्षिण पंथ, सारी चीजें समझ ली, लेकिन अब गाँव में जाइए, आप उनसे बात करिए जाके, उनको इस चीज से नहीं मतलब है। वो 12,000 15,000 रुपए की नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उनको लगता है कि ठीक है, पिताजी के खाते में पैसा भी आ जाता है, थोड़ा बहुत लाइट वाइट की व्यवस्थाएं ठीक हो गई हैं। रोड थोड़ा बहुत हाँ, रोड मतलब इस मामले में इस गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि मेरी जो उम्र है अभी 22 साल की उम्र है, तो हम मुश्किल से 10-12 साल के जब होंगे तो पहली बार निकले होंगे बाहर, तो उस चीज को महसूस किया है कि मतलब सड़कें जो चारों तरफ बन गई हैं, सड़कों का जाल जिस तरह से बिछ गया है, तो वो चीज है, तो उनको थोड़ा सा प्रभावित करती है। इसीलिए शायद इस बार भी लोग नाराज होने के बावजूद इसी गवर्नमेंट को वोट करेंगे, क्योंकि उन्हें उम्मीद बाकियों से कम है थोड़ी। जैसा साथी ने बोला कि डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार के होने के बावजूद भी हमको रोज़गार नहीं मिला। हमारे पास एग्जाम्पल है बिहार का। बिहार कहने को अपने में पिछड़ा था, वहाँ पे जब महागठबंधन की सरकार की, वहाँ पर जिस टाइम आरजेडी, तेजस्वी यादव और भाकपा माले जब मिलकर अलायंस में थे, तो वहाँ पे उन्होंने रोज़गार पैदा किया। वहाँ पे उन्होंने साथ अपने स्टेट को भी रोज़गार दिया और हमारे अलग-अलग स्टेट के लोगों को यहाँ पे रोज़गार प्रोवाइड किया, और शिक्षा के क्षेत्र में अलग-अलग भर्तियाँ निकाली, और अभी फिर से एक बार भर्ती इन्होंने निकाली है। तो एक तो हम देखते हैं डबल इंजन की सरकार, हम देखते हैं एक तरफ महागठबंधन की सरकार जो बिहार में काम कर रही है। तो इस टाइम जो एक मतलब छात्रों को और जो नौजवानों को उम्मीद है, वो दिख रहा है कि इंडिया अलायंस से ज़्यादा उम्मीद देखने को मिल रही है। क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे 10 साल में छात्रों ने कितनी मतलब बेरोज़गारी देखी है, उनका गुस्सा फूटा है अलग-अलग प्रोटेस्ट के माध्यम से। हमने देखा आरओ का इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ इलाहाबाद में। हमने देखा कि ईस्ट लखनऊ में ही इको गार्डन में एक कांस्टेबल का पर्चा लीक हुआ, उसमें हमने प्रोटेस्ट देखा। इस तरह से लगातार बड़े-बड़े आंदोलन छात्रों को देखे। हमने फीस वृद्धि का इतना बड़ा आंदोलन इलाहाबाद विश्वविद्यालय में देखा। तो देखा है कि छात्रों का गुस्सा और जो नौजवानों का गुस्सा है, इम्पैक्ट पड़ेगा और पूरा इलेक्शन, हाँ, इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर जो रोज़गार मिलने थे, जैसे कि आप भाई ने बात की ग्रामीण क्षेत्रों में, अगर आप अभी भी जाएँगे तो सुबह शाम आपको 100-150 बच्चे दौड़ते-भागते दिख जाएँगे रोडों पे। और किस उम्मीद में? भारतीय सेना में भर्ती की उम्मीद में। जो उनकी भी उम्मीदें थी वो पूरी तरह खत्म कर दी गई अग्निवीर जैसी योजना लाके। अब उनको बताया जाता है, मैं खुद भी एनसीसी कैडेट भी हूँ। तो अगर मैं एनसीसी कैडेट हूँ, पहले मैं सोचता था कि चलिए ठीक है, मैंने 3 साल यहाँ से मैंने सी सर्टिफिकेट कर लिया। उसका जो मुझे फ़ायदा होगा उससे मैं इंडियन आर्मी में जाके आसानी से नौकरी थोड़ा ले सकता हूँ, सृजित कर सकता हूँ। लेकिन अब सोचिए कि अगर आप 10th 12th भी एनसीसी करें, फिर आप 3 साल ग्रेजुएशन में आके एनसीसी करें, इस तरह मतलब मैं अगर आप मिनिमम 3 साल एनसीसी करते हैं, उसके बाद आप सी सर्टिफिकेट अर्जित कर पाते हैं। अब अगर आपको सेना में ही जाना है, अग्निवीर से अगर 3 साल आप यहाँ पे, जहाँ पे आपको कुछ नहीं मिल रहा है एनसीसी में, फिर आप 3 साल सेना में जाके 4 साल नौकरी करिए और 4 साल बाद रिटायरमेंट। तो मुझे नहीं लगता कि अगर कोई बच्चा इतनी मेहनत करता है सिर्फ भारतीय सेना में जाने के लिए, तो उसको इस तरह मायूस कर दिया है जो सरकार रही मोदी गवर्नमेंट। और यहाँ पे तो उत्तर प्रदेश सरकार का हाल हम बुरी तरह देख ही रहे हैं कि एआरओ के पेपर हो, या जो अभी यूपी पुलिस की भर्ती आए उसमें भी किस तरह पेपर इन लीक पे हो क्यों रहे नहीं हैं। बुलडोजर चले, ये जो जिन सब ने ये पेपर लीक करा है? हाँ, ये बुलडोजर की सरकार यहाँ पे बिल्कुल एकदम से हावी हो जाती है, बट इस केस में नहीं हुआ है कुछ। मेरे ख्याल से जो बुलडोजर वो लगभग जो गरीब लोग हैं और जो एक कौम को टारगेट पे लिया जा रहा है लगातार, उन्हीं के लिए बुलडोजर है। लखनऊ में इसका सबसे बड़ा मामला है अकबर नगर का। तो वो क्यों नहीं पेपर माफियों पे बुलडोजर चल पा रहे, सोचने की बात है। और अभी तक उसका कोई मतलब निर्णय आ नहीं पाया कि वो पेपर लीक हुआ क्यों, और किसने किया? आरोपी पकड़े गए या नहीं पकड़े गए। लगभग समय बीत गया, चुनाव बीत जाएंगे और चुनाव के बाद फिर वो भर्ती आती कि नहीं आती, सोचने वाली बात है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि अब बहुत ज़्यादा उम्मीद हमें रखनी चाहिए अगली गवर्नमेंट अगर मोदी की आती है कि रोजगार आपको मिल पाएगा। तो कुछ लोगों का कहना है ये सरकार अपने चुनाव के लिए चंदा इकट्ठा कर रही थी। तो हो सकता है कि ये जो पर्सपेक्टिव था लोगों का और ये कहना था कि अभी पैसे इकट्ठा किए जा रहे हैं फॉर्म के नाम पे, हो सकता है आगे जाकर इसी पैसे से मदद ली जाए इलेक्शन में। और उसके अलावा भी मैं भी अपना पर्सनल एक आपसे शेयर करना चाहूँगा कि ख़ास तौर से हमने बहुत लोगों को देखा जो सुबह से शाम तक सिर्फ और सिर्फ अपने घर के इकलौते हैं, या यूं कहो कि 4 भाई 5 भाई हैं, 4 बहनें 5 बहनें हैं, उनमें से एक इकलौता भाई है और किसी की शादी नहीं। बाप ने पढ़ाया बहुत मेहनत से और उम्मीदों से उसको इसी साल मैं बता रहा हूँ भेजा,
कि जाओ तुम पुलिस अभी भर्ती आई है, तुम फॉर्म निकला है, अप्लाई करो, हो सकता है तुम्हारा उसमें एडमिशन हो जाए और हो सकता है तुम्हारी भर्ती हो जाए। मगर क्या हुआ, उसने बड़ी मेहनत करने के बाद जब एग्ज़ाम दिया तो उसके बाद पर्चा लीक हो गया। आप ही के इको गार्डन में हज़ारों की तादाद में छात्र बैठे हुए थे, धरना कर रहे थे, रो रहे थे। पुलिस वालों की वीडियो आई, पुलिस वाले उनको गले लगा रहे थे, उनको समझा रहे थे कि वक्त बीतेगा, अभी घबराओ नहीं, या मतलब कि सारी चीज़ें खिलाफ हैं। ये और एक्चुअली ये हुआ था, पुलिस वाले आके जी, जी, कई वीडियोज़ ऐसी आई थी। खुद पुलिस वालों ने गले लगाया छात्रों को और कहा कि अपनी हिम्मत ना हारना, ये वक्त बदलता है। सो डॉक्टर मेड्यूसा, अब हम 5th फेज में जा रहे हैं और इलेक्शन अभी जितना हुआ है, दो मेन नैरेटिव्स हमें नजर आ रहे हैं। एक मोदी की स्पीचेस हैं जो बोल रहे हैं कि हम देश को धर्म के आधार पे मैं नहीं बंटने दूंगा। उन्होंने बताया कि SC ST OBC का रिजर्वेशन छीन के मुसलमानों को दे दिया जाएगा। बहुत सारे इसमें रील्स भी आए हैं वेरी डिस्टर्बिंग, 2-3 तो। एक तो बीजेपी ने मेरे ख्याल से खुद डिलीट करा था, दूसरे के अगेंस्ट कंप्लेन हुई है। दूसरा जो नैरेटिव है हमारा इंडिया अलायंस का है, लेड बाय राहुल गांधी, जो बात कर रहे हैं कि हम कास्ट सेंसस करेंगे, जितनी आबादी उतना हक। इसमें उन्होंने एक इकोनॉमिक एंगल भी डाला है। तो ये दोनों नैरेटिव्स, हाउ आर यू इवैल्यूएटिंग इट एंड द इम्पैक्ट, कि लोग किसकी ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं आपके आसपास? मेरा अपना एनेक्डोटल एक्सपीरियंस, क्योंकि हम लोग क्या होता है ना, हम लोग यूजुअली कभी कभी इस तरह की बातें करते करते इन ऑर्डर टू अपना सेल्फ प्रिजर्वेशन के चक्कर में भी हम लोग एक एको चेम्बर में आ जाते हैं। सो उस एको चेम्बर में हम लोग उन्हीं तरीके के लोगों से मिलते हैं जो हमारी तरह सोचते हैं, हमारी तरह बात करते हैं। क्योंकि समय ऐसा हो गया है कि इतर ख्यालात रखने वाले इंसान के साथ बात करना भी मुश्किल हो गया है ना। तो उस वजह से हम खुद को प्रिजर्व करते हैं ताकि अपना दिन ना खराब हो, तो अपने जैसे लोगों के साथ बात करते हैं। तो मुझे लगता है इस वजह से शायद आई विल नॉट बी द बेस्ट पर्सन टू आंसर यू, बट फॉर माई ओन, फ्रॉम माई ओन पर्सपेक्टिव, फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस इन ये, there is talk about the caste census or the possibility of the caste census. So I do political commentary on Twitter and YouTube and etc. So I see certain things which I have not seen, let's say in the last 3 or 4 years or in the last term of the Modi government, which is they have always been very aggressive in their ideas. They have always been very sure about their ideas, right? Be it the mandir or be it however they feel about certain communities, especially the Muslim community in the country. So they have always been very sure about their ideas and very, पैर उनके गड़े हुए हैं कि नहीं, हम यहाँ से हिलेंगे नहीं. For some reason and for whatever reasons, this time I do see them defending more than they are on the offensive. They are on the defensive more than they are on the offensive. First of all was the caste census whole, the संविधान वाला thingy कि संविधान change कर देंगे. उसमें there was a concerted effort not just by the Prime Minister and the Home Minister but by the smaller ministers of the BJP government as well, trying to say that नहीं, हम लोग संविधान को touch नहीं करेंगे या कुछ नहीं होगा. अमित शाह even said that हम लोग secular शब्द को नहीं हटाएंगे, which was not even mentioned, but still he made it a point to ड्राइव इट होम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हम लोग सेक्युलर शब्द को नहीं हटाएंगे. तो ये पहली बात हो गई थी. देन फ्यू डेज बैक ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट, मोदी जी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट अदानी एंड अंबानी, जबकि ही हैज़ नॉट स्पोकन अबाउट दैट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. एंड इनफैक्ट व्हेन राहुल गांधी स्पोक अबाउट अदानी एंड अंबानी इन द पार्लियामेंट, दैट वाज एक्सपंज्ड फ्रॉम द पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स. तो ये दो सेकेंड हुआ. थर्ड वाज व्हेन अरविंद केजरीवाल केम आउट एंड टॉक्ड अबाउट द 75 years वाला इशू. आई हैव नॉट सीन द बीजेपी ऑन अ बैक फुट इन द लास्ट 5 years, इनफैक्ट इन द लास्ट 10 years, क्योंकि मुझे वीडियो के सामने आकर हिम्मत करके प्रेजेंटेशन करने के लिए मुझे पिछले सालों से सहना पड़ा. उसके बाद सहन शक्ति खत्म हो गई तो फिर उस वीडियो बन के सामने आया ना. लेकिन इतने सालों में आई हैव नॉट रियली सीन them on the back foot. I don't know how much it is going to harm them, because like Dwarika also said, and like lot of people say that sometimes education, because education was an issue in 2022 elections, state elections as well. Employment was an issue in 2022 state elections as well. The Agniveer Andolan had happened before the 2022 state elections, and yet UP has it's chosen to have the BJP government again. So again, that's what I'm saying, that we don't really know how much it is going to affect or not. मैम ने जो बोला वो बात एकदम सही है. इसके अलावा जो दो चीज़ें बात थी, मतलब जहाँ तक मेरा अभी जितने कम उम्र है उस हिसाब के अनुभव के हिसाब से, जितने निष्क्रिय सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं उतने निष्क्रिय सांसद और किसी पार्टी में है ही नहीं. लेकिन नरेंद्र मोदी वन मैन आर्मी टाइप. एक उनकी योजना है आयुष्मान कार्ड वाली जो योजना है, गांव में इसका एक अपनी तरह का असर है, क्योंकि लोगों की तबीयत खराब हुई, तमाम तरह की समस्याएं रहती हैं, और उनको अगर 2-3 लाख रुपए का फ्री में इलाज मिल गया तो
तो उनको लगता है कि चलो, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत यही है कि अचानक कोई घर में बीमार हो जाए तो फिर खेत बिचने तक की समस्याएं आ जाती हैं, लोगों को ये स्थिति का लोन सामना लेके करना, लोग बिल्कुल एक लोन लोन लेके ट्रैप कराते में हैं। फंस जाते तो हैं। उनको ये चीज़ें, ये लाभ मिल गया। इसमें उनके सांसद का क्या रोल था? उसका शायद यही रोल रहा होगा कि उसने अपना कुछ संसाधन लगा के लोगों के कार्ड बनवा दिए होंगे, वरना वो सीधे सेंट्रल से पॉलिसी बनी और वहीं से मैनेज हो रही है। तो वो वन मैन आर्मी है और उनसे पूरे इंडिया अलायंस को लड़ना है। लेकिन अगर कहीं अगर चुनाव इस तरह से हो जाए कि लोग लोकल कैंडिडेट को देख लें, तो आज जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में आधी से भी कम सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएंगी। लेकिन उनकी पॉलिसी है जो सेंट्रल से बन के आई हैं, वो उनको ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर ज़्यादा मजबूत कर रही हैं। आयुष्मान भारत पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, हमने बहुत डिटेल्ड इस पे एक रिपोर्ट करी है जिसमें ये बताया गया है, एक्चुअली यही डेटा भी बताते हैं कि मोदी गवर्नमेंट का इस पे रिकॉर्ड अच्छा रहा है। बहुत इश्यूज हैं अभी भी, लेकिन विमेन का एनरोलमेंट बढ़ा है। पिछली किसी भी इंश्योरेंस स्कीम से अगर यूपीए के टाइम से भी कंपेयर करें तो विमेन का एनरोलमेंट इसमें बहुत बढ़ा है। तो विमेन को हाँ, वो स्पेसिफिकली क्योंकि फोकस करना बीमारी एकदम गृहस्थी हिला देने वाली चीज़ थी। घर में एक आदमी बीमार पड़ गया, पता चला वही कमाने वाला है, वही खेती-पाती घर की देख रहा है और वो बीमार पड़ा तो उसके लिए फिर इलाज के लिए पैसे कौन लाएगा? ये तमाम तरह की समस्याएं थी उसमें। तो अब हम लास्ट क्वेश्चन एक लेते हैं। इन्होंने बोला कि लोग अपने सब बीजेपी के, अगर हम यहाँ के जो सांसद देखें वो बहुत ही, अगर आप सिर्फ अपने एमपी को देखें तो शायद बीजेपी को लोग ज़्यादा वोट ना करें, लोग अभी भी सेंटर की तरफ देख रहे हैं। आप लोग क्या सोचते हैं, या अगर आपके आसपास भी जिससे बातें हो रही है, ये इलेक्शन में लोग अब क्या ऐसा इलेक्शन लड़ने लग गया है इंडिया में, स्पेशली लोकसभा के, जहाँ पे लोग प्राइम मिनिस्टर चूज करने की बातें कर रहे हैं और फिर नेचुरली वो देखते हैं मोदी, और फिर ये मीडिया का भी बहुत बड़ा हाइप है जो हम ऑलमोस्ट 2 साल से इलेक्शन से पहले ही सुनते आ रहे हैं कि मोदी वर्सेस हु। आप लोग इसको किस तरह से देखते हैं? क्या ये एक मतलब जैसे हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है जिसमें हम अपने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट चुनते हैं, वो बदल के थोड़ा प्रेसिडेंशियल सिस्टम बनते जा रहा है? जाहिर सी बात है, क्योंकि लेकिन उसमें दो चीज़ें, एक तो जो आपने मीडिया का रोल बनाया कि उन्होंने एक इतना बड़ा मतलब ऑरा बना दिया उस आदमी के पीछे कि जिसमें बाकी चीज़ें छिप गई, और दूसरी चीज़ ये कि उनकी भी पॉलिसी कुछ इस तरह की रही कि चाहे वो एमपी हो या एमएलए हो, उसका इनरोलमेंट रहा, लेकिन उस हिसाब का नहीं रहा कि वो सीधे तौर पर अगर किसी लोकसभा क्षेत्र में कोई पॉलिसी आई है तो अगर वहाँ का एमपी निष्क्रिय है तो वो पॉलिसी वहाँ पे काम ना कर पाए। चीज़ों का प्रभाव पड़ा, लेकिन उन्होंने फिर इस तरह से कुछ पॉलिसियाँ बनाई जो सब तक बराबर पहुँच गई, भले ही वहाँ का एमपी किसी तरह का हो, इसलिए वो ज़्यादा प्रभाव नहीं दिख रहा है। खास तौर से जो आपने बात कही कि प्राइम मिनिस्टर चुनने की बात हो रही है, सांसद की तरह हम कम वो ध्यान दे रहे हैं। बड़ा चेहरा जो होता है, और ये देखा जाता है कि अगर कोई काफ़िला जा रहा है तो उस काफ़िले को ले जाने वाला कौन है, यानी वो आदमी कौन है कि जिसके पीछे ये काफ़िला चल रहा है। उस आदमी को देख के लोग काफ़िले में शामिल होते हैं। तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा इस वक्त बने हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और वाक़ई इस वक्त की पॉलिटिक्स में वो बहुत बड़ा चेहरा है, उनका बहुत ज़्यादा अहम रोल भी है। मगर फिर भी हमारे पास दूसरे ऑप्शन भी मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ एक ही चेहरा है हमारे पास, ऐसे बहुत से चेहरे हैं कि जिनको अगर प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे बैठा दिया जाए, अगर वो प्रधानमंत्री बन जाए, तो हो सकता है कि जो जिस तेज़ी के साथ मोदी जी भारत को विकसित दिशा में ले जा रहे हैं, हो सकता है ये स्पीड और ज़्यादा तेज़ हो जाए। मगर विचारधाराओं का बहुत ज़्यादा असर होता है, और जो अभी आपने मीडिया की बात कही, तो सबसे ज़्यादा रोल हमें मीडिया का ही देखने को मिलता है। मणिपुर जो देख सकते हैं कि अगर बहुत सी ऐसी घटनाएँ, किसान आंदोलन कर रहे हैं, उसकी तरफ हम अपना कैमरा लेके नहीं जा रहे हैं, और हम सीमा हैदर को एकदम न्यूज़ पे चला रहे हैं, ऐसे चला रहे हैं जैसे लग रहा है कि चमत्कार है जैसे। रोज जैसे कि सास बहू सीरियल के एपिसोड्स होते हाँ, हैं। सास बहू सीरियल के एपिसोड होते हैं, मतलब जो मेन इशू है उससे हमें भटकाया जा और रहा जो है। नफरत का हम बात कर रहे थे इससे पहले, आपने भी उस पर इंडिकेशन दिया, उसमें आप मीडिया का कितना रोल देखते हैं? नफ़रत के हवाले से बात करें तो जो सबसे बड़ा चेहरा है, मैं मुसलमान हूँ, मैं फिर से कह रहा हूँ, और ये हरगिज़ ना सोचिएगा कि राम सिर्फ़ हिंदुओं के हैं। राम एक रोशनी है, और रोशनी कभी किसी हिंदू मुस्लिम के नहीं होती, बल्कि जब सूरज निकलता है तो जितनी रोशनी एक पंडित के घर जाती है, उतनी ही रोशनी एक मुसलमान मौलवी के घर भी जाती है। तो याद रखिएगा, राम एक ऐसा रास्ता है कि जिस पे हिंदू मुस्लिम आपको सब चलते हुए दिखाई देंगे। मगर कभी-कभी ऐसा होता है कि हम राम का नाम लेके गलत रास्ते पर चलते हैं, या यूँ कहूँ कि जिस राम का नाम लेकर या यूँ कहूँ कि जिस कलम हाथ में लेके राम का नाम और राम नाम का नारा लगाना चाहिए था, जय श्री राम का, हमें बड़ी शर्म आती है कि कलम हमने हटा दी और हाथों में हम तलवार उठाकर जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। इस पे जो मीडिया में चलता है, स्पेशली जब लव जिहाद, कभी लैंड जिहाद, कभी वीडियो गेम जिहाद तक जी, बना जी, दिया, जी। इस पे यंग लोगों पे क्या असर पड़ता है? स्पेशली बिकॉज आप स- कह रहे हैं आप मुस्लिम हैं, तो
जो आप जो आप लोग के फ्रेंड्स हैं या आपके जी, घरों जी। में क्या चर्चाएं होती है इस चीज सबसे को पहले लेकर? मैं जिहाद लफ्ज़ के हवाले से बात थोड़ा-सा करना चाहूँगा। जिहाद लफ्ज़ अरबी का लफ्ज़ है, इसका मतलब होता है कोशिश करना। इस्लाम धर्म में 3 जिहाद सबसे बड़े हैं, 3 ही जिहाद हैं। जिहाद बिन नफ्स, जिहाद बिल कलम, जिहाद बिल सैफ। सबसे बड़ा जो जिहाद है, वो जिहाद बिन नफ्स है, यानी अपनी इंद्रियों से लड़ना। प्रॉफ़ेट मोहम्मद के दौर में लोग जंग करके वापस आए, तो प्रॉफ़ेट मोहम्मद ने कहा, अभी तुम छोटे जिहाद से वापस आए हो, तुम्हें सबसे बड़ा जिहाद करना है। यानी सबसे बड़ा जिहाद के बारे में सवाल किया गया, तो सबसे बड़ा जिहाद क्या है? उन्होंने कहा सबसे बड़ा जिहाद अपने नफ्स पर काबू रखना, अपनी इंद्रियों पर काबू रखना, ये सबसे बड़ा जिहाद है। उसके बाद जो उससे जिहाद थोड़े से नीचे स्तर है, वो कलम है, यानी बातिल, यानी वो ताकत के जो ज़ुल्म कर रही है। ये नहीं कहा गया कि वो मुसलमान है, गैर मुस्लिम है, ज़ुल्म कर रहा है, नहीं। अगर हमारा सगा भाई भी है, ज़ुल्म कर रहा है, तो इस्लाम कहता है जिहाद बिल कलम, यानी अगर तुम कलम के ज़रिए उसकी मुखालिफत कर सकते हो, विरोध कर सकते हो, तो कलम। और सबसे छोटा जो जिहाद होता है, वो जिहाद बिस्सैफ है, यानी जब बात बिल्कुल ख़त्म हो जाए, तब जाके तुम आखिर में तलवार उठाओ। वो भी तलवार उठाने के बाद भी इस्लाम कहता है, रूल है, अगर तुम जंग में जा रहे हो, तो पहला वार तुम्हें नहीं करना है। पहला वार अगर उधर से होगा, तो तुम उसके बचाव में वार बट करोगे। टीवी मीडिया में जो चल रहा है टीवी उसका मीडिया में उसका आप मुझे पर्सनली बताइए कि उसका इम्पैक्ट क्या? हाँ, ये हमें भी टॉन्ट सुनने को मिलते हैं, और हमारे दोस्तों में भी हमसे कहा जाता है, लव जिहाद की बात की जाती है। लव जिहाद के अगर हवाले से बात करें, तो अगर आज से 100 150 साल पहले जाएँ, तो इसी लखनऊ की तहज़ीब में जाएँ, तो वो लोग जो लव जिहाद के हवाले से नफ़रत फैला रहे हैं, वो तो मर जाते। आसिफ़ुद्दौला ने अपने वज़ीर से कहा कि कोई ऐसा तरीक़ा बताओ कि मैं जल्द मर जाऊँ। कहा, क्या हुआ? क्यों परेशान हो? तो उसने कहा कि मेरा दोस्त था झाऊ लाल, हिंदू, उसको अंग्रेज़ी हुकूमत ने गिरफ्तार कर लिया। अब जब मेरा एक हिंदू दोस्त नहीं रहा, तो मुझे जी के क्या फ़ायदा? वो मेरा सबसे करीबी दोस्त था। तो उसने मशवरा दिया कि आप हद से ज़्यादा खाइए, और खाने के बाद पेट तक आप गोमती में नहाइए। खड़े रहिए या नहाते रहिए। वो काम उन्होंने किया। क्या उस वक़्त हिंदू-मुस्लिम में मोहब्बत नहीं थी? ये सिर्फ़ नफ़रत फैलाई जा रही है। बुनियादी तौर पे हिंदू-मुस्लिम आज भी बहुत मज़बूत हैं। एनीवन वांट्स टू कम इन ऑन प्रेसिडेंशियल सिस्टम? प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट कर रहे हैं, ये बनता जा रहा है हमारा सिस्टम, या अभी भी आपके लिए एमपी ज़्यादा ज़रूरी है देखना? पार्लियामेंट्री सिस्टम बहुत ज़रूरी है, हाँ। क्योंकि हमें रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत है। हाँ। जिस तरीके से अभी जो एक तबका है, जो वहाँ रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पा रहा है, जिस तरह से कैंडिडेट्स को अभी भी सीट्स नहीं मिल पा रही। हमारा सबसे बड़ा सवाल है कि मैं किस आइडेंटिटी से आता हूँ, और मेरा वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन कौन कर रहा है। जैसे कि मानिए मेरा परिवार किसान और मजदूर से आ रहा है, या मैं दलित बैकग्राउंड से आ रहा हूँ, क्या मेरा रिप्रेजेंटेशन वहाँ उस पार्लियामेंट्री सिस्टम में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसलिए ज़रूरी है इसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम। और सरकार जो लाना चाह रही है, वो सिर्फ जैसे कि भाई ने बोला कि मोदी जी का चेहरा है, मोदी के चेहरे से कुछ नहीं होगा। आपको विकल्प आपके पास बहुत सारे हैं, बस आपको तराशने की ज़रूरत है इस देश में। और जिस तरीके से गोदी मीडिया ने एक पॉपुलर चेहरा बना दिया, और पूरा एक तरीके से पूरा विपक्ष को खत्म कर दिया जा रहा है। क्योंकि ये तानाशाही डिक्टेटरशिप में होता है कि आप विपक्ष को खत्म कर देते हैं, और वही इस सरकार में मौजूदा सरकार कर रही है। किस तरीके से मुस्लिमों पर हमला हो रहा है। जैसे कि मेरा जो एक लोकसभा क्षेत्र संभल है, संभल की अभी एक रिपोर्ट आई थी कि हाँ। यहाँ पे इस तरह से मुस्लिम महिलाओं को पुलिस झड़प वाले हो गई है मार रहे पुलिस हैं, के साथ। मतलब उनको वोट डालने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ से वो हार जाएंगे। किस तरीके से दलितों का वोट काटा जा रहा है, क्यों? क्योंकि दलित वोट पड़ जाएगा तो वो सीट हार जाएंगे। दलित और मुस्लिमों का वोट काटा जा रहा है देश में। तो आज अभी लखीमपुर खीरी से भी आया है। लखीमपुर खीरी से भी आया है। काफ़ी ऐसी इस तरह की रिपोर्ट्स न्यूज़ आई जा न्यूज़ आ रही रही हैं। हैं कि मतलब दलितों के और खासकर महिलाओं के, खासकर मुस्लिमों के वोट काटे जा रहे हैं। और जो मोदी से बात है कि अच्छे दिन आएंगे, हमको 2014 से पहले वाले दिन चाहिए, क्योंकि हमें अच्छे दिन बुरे ही है, बुरे ही सही, लेकिन वो वापस चाहिए। 2014 वाले दिन हमको चाहिए। I just want to add something Yes, in you the can end. end on the I end can note. end You this. can end and tell us अच्छे दिन yeah. आएंगे या बुरे दिन फिर से लौट नहीं आएंगे? वो वैसे पर्सनली स्पीकिंग मुझको तो ठीक है, बुरे वाले ही अच्छे लगते थे। अब अब मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि इतना खराब टाइम आ गया है कि वो वाला टाइम भी अच्छा लगने लगा है। जब उस टाइम पे भी ऑब्वियसली जो कंप्लेन करता है या फिर जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट रहता है, स्पेशली समबडी लाइक मी, हमें तो हमेशा ये चीज़ हम लोग, बिकॉज इट इज़ आवर ड्यूटी, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज सिटीजन्स, कि आप जिनको चुन के आपने भेजा है उनको आप अकाउंटेबल रखो, उनको उनसे सवाल पूछो। वो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली यू हैव टू कीप देम इन चेक। तो वो हमारा काम है, वो हम किसी भी तरह, किसी भी नौबत में, किसी भी सर्कमस्टांसेस में करेंगे। लेकिन ये जो सिंगल पर्सन या फिर प्रेसिडेंशियल टाइप का एक एटीट्यूड हम लोगों में आ गया है, वो जो मैग्नानिमिटी की एक बंदा जैसे वन मैन आर्मी द्वारिका ने भी बोला, और सब लोग बोलते हैं मोदी नहीं तो कौन, मोदी नहीं तो कौन। उसका अभी कुछ दिनों पहले मैंने केटीआर का एक बढ़िया इंटरव्यू देखा, एंड केटीआर बहुत आराम से कहते हैं कि मोदी नहीं तो संविधान।
संविधान है हमारा संविधान, हमें हमारे ऊपर हमें किससे रहने कैसे रहना है, इस देश में कौन सी लीगैलिटीज, कौन से रूल्स चलेंगे, कौन से लॉज चलेंगे, ऑल ऑफ दैट हैज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड. इट्स नॉट वन पर्सन हु इज गोइंग टू डू दैट. कोई एक बंदा नहीं कर रहा है. अगर इंडिया अलायंस से कोई राहुल गांधी नहीं कर रहे हैं, या अरविंद केजरीवाल नहीं हीरो बनने के लिए जा रहे हैं, या एनीबडी एल्स. नो, वी डोंट वांट दैट. वी वांट समबडी, वी वांट आवर संविधान, वी वांट द कॉन्स्टिट्यूशन टू बी द बुक बाय व्हिच वी लिव. That is, so if there is a movement in that direction, if what KTR is saying कि मोदी, if not Modi then संविधान, not Modi but the संविधान, तो उस तरीके से अगर उस चीज़ को आगे लेके जाया जा सके, and that is something that we are able to cultivate in our youth, cultivate in our average voter, I think that would be a step towards the true parliamentary system that has been envisaged in our constitution. So that will be a good thing. Great. Thank you so much guys for joining us. आप लोगों ने टाइम निकाला और हमसे बात करी. Thank you so much for watching this show. Keep watching another election show. एक और दिन के लिए मैं लखनऊ, उसके बाद अतुल और मैं पटना जाएंगे. पटना से हम ईस्टर्न यूपी बेल्ट कवर करेंगे. So keep watching another election show. Remember, everything that we do on News Laundry is completely ad-free. We don't take any money from big governments or big corporations. It's all you guys who come up and support us. So thank you for subscribing. And if you haven't already subscribed to News Laundry, go to newslaundry.com/subscription. Subscribe to us. This election season, your right to choose puts you at the heart of it again. We'd like to be your eyes and ears. Choose the journalism and media that serves democracy and you. Simply head on to newslaundry.com/subscription and pick up the TNMNL joint subscription of your choice today.